जी, तो हियर वी आर। ये देखिए लेबर मार्केट का, आप यही कह रहे थे शायद। ये मार्केट फेलियर आ गए जी। नहीं, ये नवंबर 24 का है। आप लेबर मार्केट का 25 मार्च का कहना चाह रहे हो, राइट? चलें वो निकाल के इसके फौरन बाद वो कर लेते हैं, क्योंकि हम लेबर मार्केट पे ही हैं, तो व्हाई नॉट। लेट मी जस्ट एंटर दीज किड्स। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम तूबा। जी बच्चों, तो हियर वी आर with some more questions left from माइक्रो। और आज हमारा माइक्रो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ओके, स्टिल सम किड्स आर कमिंग इन, तो लेट देम एंटर। मैं गेट खोल ही देता हूँ, होपफुली द मिसक्रिएंट विल नॉट कम टुडे। एंड हमें बार बार बीच, यार वही मैं कह रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रखा है। यूनिट 5 एक्सचेंज रेट की वीडियो और उसके बाद गेस्ट पेपर की वीडियो, दोनों मुझे मिल नहीं रही। आई विल लुक इनटू डिलीटेड आइटम्स, मे बी वहाँ कहीं चले गए, आई डोंट नो। लास्ट क्वेश्चन जी, लेबर मार्केट का, और उसके बाद हम 25 का क्वेश्चन कर लेंगे जो अब्दुल्ला कह रहे थे। Wages in a perfectly competitive labor market will be higher than wages in a monopsony labor market, right? With the help of a diagram, evaluate this statement. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट के फीचर्स की। डज एनी वन नॉट नो देम? कि मैं एक बार क्विकली रिपीट कर दूं, या सबको आते हैं तो खामोश रहिएगा। ओके। पांच हैं, कोई चार कम अज कम लिख दीजिएगा। एक बार मेरा दिल कर रहा है बोल ही दूं, अगर कोई बच्चा वीडियो देखे। होमोजेनस लेबर, आइडेंटिकल स्किल्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यानी हाँ, आप लोगों को तो आता है, ठीक है, वेरी गुड। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ लेबर वो आर ऑल वेज टेकर्स। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी जियोग्राफिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इसके अलावा जी, फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स, हायर वेयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। यस, सब वो मैंने बता दिया था पहले ही में, लेकिन लेट्स डू द लास्ट वाला कि जी कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, परफेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर बोथ वर्कर्स एंड फर्म्स। अब मेरे बच्चों, आपने वो डायग्राम बनाना है, लेफ्ट साइड पे इंडस्ट्री का डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, और राइट साइड पे फर्म का परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व और एमआरपी वाला। सबको आता है साथ साथ बनाना और एक्सप्लेन करना वो डायग्राम? तो खामोश रहिएगा, वरना मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ। गेम थ्योरी पे एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, बहुत रेयरली आता है बेटे, एक आधी बार ही आया है। सो आई वोंट पुट गेम थ्योरी एज एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी, सबको क्लियर है वो डायग्राम? तो व्हाई डोंट वी डू दिस? इट्स अक्टूबर नवंबर 24 क्वेश्चन 3 वेरिएंट 42। सो व्हाई डोंट वी जस्ट गो देयर विद कामरान मलिक आंसर्स, और वहां से ही कर लेते हैं, जरा आसानी हो जाएगी। मैंने सोचा इतना टाइप करता हूँ तो आई कैन सेव माई सेल्फ सम टाइम। मई जून, मई जून, मई जून, ग्लोबलाइजेशन मई जून 24। अक्टूबर नवंबर 24, हमने 43 पे जाना है। ये आ गया जी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हम इस वक्त फिलहाल नहीं कर रहे, हम इस वक्त लेबर मार्केट पे फोकस्ड हैं। एफिशिएंसी के टाइम पे उसको देख लेंगे। Wages in a perfectly labor competitive market, competitive labor market will always be higher than wages in a monopoly. With the help of a diagram, evaluate this statement. बहुत straightforward सा question है। Okay, let's move on. सबसे पहले जी, in a labor market, wage determination depends on the structure of the market and degree of competition amongst employers. उन्होंने बस वही पांच चार फीचर्स देने होते हैं परफेक्ट लेबर मार्केट के। Consist of many firms competing for workers, ensuring that no single employer has control over wages. In contrast, a monopoly market, ज़रूरत तो नहीं थी, चले, is characteristic by a single dominant employer with substantial market power.
Differences between two market structures result in variation in wage outcomes, leading to an argument that wages in a perfectly competitive labor market will always be higher than in a monopoly labor market. ये देखो वही इन्होंने खैर बनाना चाहिए था, परफेक्ट लेबर मार्केट का नहीं बनाया। सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने वेज टेकर्स की बात की, ठीक है, और बताया कि इंटरसेक्शन ऑफ लेबर सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स के थ्रू इंडस्ट्री में वेज सेट होती है और फर्म में एमआरपी एमसीएल के थ्रू होती है, राइट। तो yeah, additionally, firms in a competitive labor market hire workers up to the point where MC of hiring an additional worker is equal to MRP. तो बेसिकली वही बात, बस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आंसर का फर्क है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। In contrast, a monopoly labor market features a single employer or a dominant firm with substantial control over hiring and setting, unlike in a competitive market. Monopsonist faces the entire upward sloping labor supply curve, meaning that to hire more workers, it must increase wage for all employees. This causes the marginal cost of labor, या marginal input cost, to rise faster than wage rate. ठीक हो गया? Discouraging firms from hiring as many workers as in competitive market, ये बिल्कुल उन्होंने ज़रा डिफरेंट तरीके से किया, बात वही है। मोनोप्सी ने MCL MRP इकट्ठा किया, N1 वर्कर हायर किए, पे कर रहे हैं W1 अपनी सप्लाई कर्व के मुताबिक। परफेक्ट मार्केट होती तो डिमांड एंड सप्लाई MRP और ACL का इक्विलिब्रियम बनता, वेज टू होती और नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हायर होते। इसकी वजह से वेजेस भी ज़्यादा होती परफेक्ट मार्केट में और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती। एवरीवन क्लियर हो दिस जी? कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हम इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ तक तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जी आपकी बात ठीक है। Despite these theoretical distinctions, the extent to wages in monopsony are always lower than in a perfectly competitive labor market depends on several real-world factors. Government interventions such as minimum wage law can prevent firms from setting excessively low wages. Labor unions, yani trade unions, can also negotiate higher wages for labor, reducing the monopolist's ability to exploit its market power. Labor unions and employers may also invest in training and education of workers, leading to increase higher productivity. Labor की उससे MRP राइट पे शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व. This may result in workers earning higher wages than a perfectly competitive labor market. Additionally, some large employers in monopoly like industries may voluntarily offer competitive wages to attract skilled workers or maintain employees. तो इन्हें चार यहाँ पे इवेल्युएटिव स्टेटमेंट दी है। नंबर वन जी, अगर मिनिमम वेज लॉ लगी थी तब भी ज़्यादा वेज हो सकती है परफेक्ट मार्केट से इन अ मोनोपोली मार्केट, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, अभी आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कंपैरेटिव डायग्राम, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियन अगर निगोशिएट करते हैं हायर वेजेस वर्कर्स के लिए, तो उससे भी मोनोपोली हो सकता है, ज़्यादा वेज भी दे दे और एक्सप्लॉइट ना कर सके मार्केट पावर को अपनी। इसके अलावा लेबर यूनियंस अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दें, पूरा एमआरपी राइट पे शिफ्ट हो जाए, उससे भी मोनोपोली का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट आगे आएगा, वो ज़्यादा वर्कर हायर करेंगे। कभी कभी monopoly firm might itself offer good wages, जैसे multinationals are monopolies but they offer really good wages to attract skilled workers. हाँ, furthermore, pure monopoly is rare in reality, as most labor markets exhibit characteristics of both competition and monopoly. For instance, in industries dominated by a few large firms, oligopolies बन जाती हैं वहाँ पे, workers still have some alternative employment opportunities, limiting the ability of firms to keep wages artificially low. Regional mobility, technological advances have also weakened monopoly's power in some sector, as workers can move easily, more easily seek employment in different locations or industries. And फिर इन्हें conclusion दिया जी, wages in a perfectly labor market are generally higher than in a monopoly, as competition ensures that workers are paid according to MRP. In a monopoly, the employer's wage setting power leads to lower wages and reduced employment, resulting in inefficiencies and worker exploitation. अब वही बात repeat. However, factors such as government policies, union influence, market dynamics can mitigate, यानी reduce the wage gap या
making it inaccurate to claim that monopsony wages are always lower in every situation. While the theoretical framework supports the view that perfect competition leads to higher wages, real world complexities suggest that exceptions exist and wage outcomes may vary depending on specific market conditions. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें. Do not be shy. This is not the time to hold back. Okay. Let us now draw the diagram I was referring to. आप लोगों ने, जी मेरे बेटा, दोबारा देखना है आपको, भेजा हुआ डॉक्यूमेंट मेरा बेटा. ये कुछ समझना है तो जरूर पूछो. डॉक्यूमेंट तो आपको भेजा हुआ है. अच्छा, क्या नहीं समझ आया बताएं मुझे. सिंपल एनालिसिस रिपीट हुआ है इवैल्यूएशन समेत कि भाई थ्योरी क्या कहती है, इकोनॉमिक थ्योरी कि यस परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट एमआरपी के मुताबिक पे करती है तो उसकी वेज ज्यादा होगी मोनोप्सनी से. ठीक है, क्योंकि मोनोप्सनी के पास पावर है कि वो लोअर वेज दे के और एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस करके इनएफिशिएंट तरीके से एक्सप्लॉइट करके वर्कर्स को हायर करेगी. लेकिन जब, कैसे बेटा, अरे मेरा बेटा आप मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को कंफ्यूज कर रहे हो मोनोप्सनी एंड परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट से. गॉट इट. यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं. जवाब आपको क्या मसला आ रहा है. सेकेंड लैब फर्दर मोर मोनोप्सनीज इन रियलिटी बेटे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती. ऑलिगोप्सनीज होती हैं, यानी चंद फर्म्स डोमिनेट. ये क्या हुआ, फोन आ रहा है कोई. ओह, मेरे बच्चों का फोन आ रहा है. बताया भी था इनको मेरी क्लास है. बहरहाल जी, फर्दर मोर प्योर मोनोप्सनी इज रेयर इन रियलिटी. अक्सर मार्केट्स में कंपेटिटिव एलिमेंट्स होते हैं तो मोनोप्सनीज इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. वर्कर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे. साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहे हैं तो वर्कर्स दूसरे इलाके में भी जा सकते हैं, दूसरी फर्म्स के पास भी जा सकते हैं. तो मोनोप्सनी पावर कई सेक्टर्स में रिड्यूस हो गई है, ये वो कह रहे हैं. गॉट इट जवाब. Okay, now let's focus on the diagram. Good, you're asking questions, guys. All right जी, मैं कौन सा डायग्राम कह रहा हूँ, वो ही मोनोप्सनी वर्सेस ट्रेड यूनियन. लेकिन इसमें हम कंपैरिजन दिखाएंगे बिटवीन परफेक्ट मार्केट एंड मोनोप्सनी. सप्लाई एसीएल और ये एमसीएल, आप इसको एस ए आई सी एम आई सी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं. एमआरपी लगाया हमने, विच इज द डिमांड कर्व फॉर लेबर. और मोनोप्सनी ने एमसीएल एमआरपी पे इक्विलिब्रियम लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, एल एम वर्कर्स हायर कर लिए. वेज देनी चाहिए थी डब्ल्यू स्टार, दी सिर्फ डब्ल्यू एम. परफेक्ट मार्केट होती, इक्विलिब्रियम कंपटीशन की वजह से यहां बनता, लेबर भी ज्यादा हायर होती और वेजेस भी ज्यादा होती. अब आप वेज यूनियन और वेज मिनिमम दोनों इकट्ठे लिखो और जरा ऊपर लगा दो परफेक्ट कंपटीशन से. अब मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाई. अब मेरे बच्चे, हमारा ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व बन गया, एसीएल एमसीएल. और किंक आ गया सप्लाई कर्व में पॉइंट ए के बाद. अब कहां हायर होगा, ये स्ट्रेट लाइन एमसीएल है, एमआरपी के बराबर, इक्विलिब्रियम यूनियन. तो अब नोट करो, वेज फिर बढ़ रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि इम्परफेक्ट मार्केट है. ट्रेड यूनियन के आने से और गवर्नमेंट के आने से वेज वो बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं. और यस, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हुई है परफेक्ट मार्केट से, लेकिन वेज बढ़ गई. तो स्टेटमेंट गलत है. समझ आ गई मेरे बच्चों. डू नॉट बी शाय. कोई एक ऐसा डायग्राम एग्जाम में आपका नुकसान कर सकता है या फायदा कर सकता है. I guess you guys are, strong-willed enough to ask if there is a problem. जी, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया.
अब हम वापस जाते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, लेकिन यहाँ लेबर मार्केट के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि 25 का बना, सॉरी, कोई फर्क नहीं है। मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, लेबर इज एन इनपुट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, मैंने अभी बोला था नो वरीज, एम आई सी ए आई सी लिख सकते हैं आप, एम एफ सी ए एफ सी भी लिख सकते हैं, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, लेबर इज अ फैक्टर प्रोडक्शन इनपुट है जी। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 25 के पेपर में उन्हें कुछ डिफिकल्ट सा लेबर मार्केट का क्वेश्चन मिला है, तो लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड 25 पेपर। मैंने अभी आप लोगों के एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप्स में सबको भेजा था। लकास को पकड़ते हैं जी, मार्च 25। चले जी, मार्क्स स्कीम भी ओपन कर लेते हैं इसकी, और क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर लेते हैं। मुझे इतना कुछ मुश्किल क्वेश्चन नजर नहीं आया था इसमें, खैर एनीवेज देख लेते हैं जी। ये तो सेक्शन ए है। सेक्शन बी में एक तो उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर से दिया, ओलिगोपोलीज आर एबल टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन while maintaining supernormal profits in the long run, evaluate the statement। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन चलें हम अभी अपने मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं, बाद में गेस में ये करने तो हैं। राइट जी, with the help of a diagram, evaluate the consequences of imposing an effective minimum wage on the employment level and wage level in a monopsony लेबर मार्केट। अभी तो किया अब्दुल्ला, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, क्या कंफ्यूजन आ रही है? सॉरी, अब्दुल्ला को बात करने दें प्लीज, अब्दुल्ला बोले। हाँ कर दें, बिल्कुल कर दें, कोई मसला नहीं है। तो अब कहें जी, बिफोर लेट्स सी हाउ इफेक्टिव मिनिमम वेज विल अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल and wage level in monopsony labor market, which is an imperfection, a market failure. Let's understand perfect labor market to get a better view. Brief से features, basic diagram, ये मसला था। बाकी क्लियर है? मैं आपको जल्दी से मार्क्स स्कीम भी दिखाता हूं ताकि आप जरा क्लियर हो जाएं इस पे। ओके, किधर गया ओलिगोपोलीज, ये है जी। सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली लेबर मार्केट, इस बार उसने परफेक्ट के नहीं कहे, लेकिन मेरे बच्चों अक्सर ये कहता है, सो डू नॉट मिस, लिख दें, नहीं मार्क्स कोई बात नहीं, लिख दें। सबसे पहले मोनोपोली लेबर मार्केट तो हमने करनी ही थी। क्या है जी की कैरेक्टरिस्टिक, बताएं मुझे मोनोपोली लेबर मार्केट के। देयर इज single या one dominant buyer of labor in a particular area or for a particular skill। हाँ, बेसिकली डिमांड फॉर लेबर कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे जी, दे आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स एंड हायर वेयर एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम हायरिंग लेबर। ये आउटपुट नहीं है, ये लेबर हायरिंग है। फिर जी, देयर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर slopes less than marginal cost of labor because every time they increase wage, marginal cost rises by a faster speed than average cost of labor। Clear हो गया? फिर जी, they are wage setters because of their dominant power, they can keep the wages low and unemployment high। Explanation of what is meant by minimum wage should be provided। मिनिमम वेज एक्सप्लेन करना ही था हमने। मिनिमम वेज क्या होती है मेरे बच्चों, जरा बताएंगे? या यस, बिल्कुल सही, शाबाश, तो तीन बच्चों ने मिलकर सही कर दिया। मिनिमम वेज इज अ रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, अ लॉ whereby firms cannot pay below a legal minimum wage। It is only effective above equilibrium। If set below equilibrium, there will be no impact on original price and original wage, and labor quantity will continue। मिनिमम वेज इज डन फॉर हेल्पिंग अनस्किल्ड वर्कर्स, ये सबसे लोएस्ट अर्नर्स के लिए होती है।
हायर अर्नर्स के लिए नहीं होती। क्लियर हो गया? फिर एक्यूरेट क्लियरली लेबल्ड डायग्राम शोइंग द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनिमम वेज इन अ मोनोपोली लेबर मार्केट should be provided. Impact of an increase in minimum wage on both supply and demand for labor in monopoly labor should be analyzed. Analysis should be used to determine the potential impact on level of employment and the new equilibrium wage rate. Analysis should then recognize the impact on wages and employment will be difficult depending on the ये अब evaluation start हो रही है elasticities of demand and supply of labor। ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें सारी बात हो रही है। एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसको। Monopsony would hire where MCL is equal to MRP at EM and number of workers hired would be LM. They should have paid wage star, but they will only pay according to their supply WM. Hence, they are exploiting. If it was a perfect labor market, वेज नहीं, इसमें तो खैर हमारा वो क्वेश्चन नहीं है। इसमें आप सीधा वेज यूनियन लगाओगे, मिनिमम वेज लगाओगे और आप बताओगे कि भाई इसमें डब्ल्यू सी की जगह चाहे डब्ल्यू यू लगा दें कि वर्कर्स भी ज़्यादा हायर हो गए, डिमांड भी बढ़ी वर्कर्स की, और जो है सप्लाई कर्व इलास्टिक हो गया परफेक्टली, फिर किंग हुआ उसमें, और अगेन एम सी एल एम आर पी पे उन्होंने एल सी नंबर ऑफ वर्कर्स या एल यू नंबर जहां भी आप लगाएं, एक दफा काफी है, दो दफा लगा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं आपको दो दफा मिनिमम वेज का दिखा देता हूं। बिल्कुल सही है, सिर्फ लेबल्स चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। वेज, लेबर मुझे बनवाएं। सबसे पहले क्या लगाऊं? सबसे पहले कौन सा कर्व ड्रॉ करूं? सप्लाई एसीएल, और फिर उसके बाद एमसीएल, फिर लगाएंगे एमआरपी जो कि डिमांड कर्व फॉर लेबर होता है। अब कहां इक्विलिब्रियम लूंगा मैं? परफेक्ट वेज दूंगा। डब्ल्यू स्टार देनी चाहिए थी लेकिन वेज दूंगा अपने सप्लाई के मुताबिक सिर्फ डब्ल्यू एम। ठीक हो गया। अब ट्रेड यूनियन को पता है कि लेबर मोनोपोली जो है जितनी हायर कर रही है अपने मुताबिक वेज कम दे रही है, तो दे कैन निगोशिएट, देयर इज अ बार्गेन मार्जिन, देयर इज अ बार्गेन मार्जिन। तो इस बार्गेन मार्जिन का वो फायदा उठाते हुए पहला आप डिमांड सप्लाई वाले इक्विलिब्रियम पे करते हैं बेशक, डब्ल्यू यू वन डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पे जाएं ताकि आपको जो प्रैक्टिस है उसके मुताबिक बना दें। ना सिर्फ वर्कर ज्यादा हायर होंगे, डिमांड वर्कर्स की बढ़ेगी, बल्कि सप्लाई इलास्टिक होके सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर मेरे बच्चों अगर इन्होंने वेज और ऊपर करवाई, अब जो है लेबर सप्लाई तो बढ़ेगी लेकिन डिमांड थोड़ी गिरेगी, क्योंकि अब एमसीएल ये बन गया है सप्लाई एमसीएल एसीएल, तो इक्विलिब्रियम यूनियन वन पे थोड़े से वर्कर कम हायर होंगे। समझ आ गया? बस दो बार वेज लगानी है। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से नहीं, वेज रेट बढ़ा है ना, तो डिमांड कम हो रही है। वेज और डिमांड कर्व का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कितनी एम्प्लॉयमेंट लेवल या वेज पे इफेक्ट पड़ेगा विल डिपेंड ऑन पीईडी पीईएस ऑफ लेबर। समझ आ गया मेरा बेटा? इस डायग्राम को प्लीज आज रात अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, दो तीन बार ड्रॉ करें ताकि आपका हाथ चल जाए। एनी क्वेश्चंस जी? बैक टू द मार्क क्वेश्चन। उसने पूछा क्या, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छे और बुरे रिजल्ट ऑफ इम्पोजिंग एन इफेक्टिव मिनिमम वेज ऑन द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड वेज लेवल इन अ मोनोपोली लेबर मार्केट। अब जरा हम जनरली सोचते हैं, जब मिनिमम वेज लगाई जाती है फर्म्स की कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है? ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फर्म्स मुनाफसनी क्योंकि कम दे रही थी वो ज्यादा दे सकती है और एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती है, बट एक हद के बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट करना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हायरिंग से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी सप्लाई भी कम होगी आउटपुट की। उसके अलावा जी और क्या कॉन्सिक्वेंस है
एम्प्लॉयमेंट क्या हमेशा बढ़ेगी या नहीं? वेज लेवल की बात करते हैं। वेज लेवल कितना बढ़ेगा विल डिपेंड ऑन मिनिमम वेज सही जगह लगी थी कि नहीं। अगर बिलो इक्विलिब्रियम थी तो वेज लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, अबव इक्विलिब्रियम थी तो बढ़ेगा। फिर इसी तरह बाल की खाल निकालें, आपकी इवैल्यूएशन होती जाती है। लेट्स जस्ट गो थ्रू द इवैल्यूएशन टुगेदर ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए। इट शुड बी रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी different depending on the relative elasticities of demand and supply for labor। ये हमेशा लिखना है। 2 मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएंगे। Extent of increase will determine the significance of impact on wage level and level of employment। A minimum wage that increases the current wage, इससे वर्कर्स को मोटिवेशन भी आ सकती है। हो सकता है वो उनकी एमआरपी बढ़े जिससे डिमांड बढ़े और वर्कर्स ज्यादा हायर हो। मिनिमम वेज से कई छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे, उनको प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे, लिहाजा एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो सकती है। मिनिमम वेज से कॉस्ट बढ़ती हैं जिसकी वजह से कुछ बिजनेस लेस कंपेटिटिव हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में, एक्सपोर्टर्स वगैरह, उनकी भी क्लोजर हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। Impact of higher minimum wage on employment will also depend on how easy it is to substitute capital for labor। अगर करंटली यू नो लेबर का अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है कैपिटल तो वेज बढ़ जाएगी, लेकिन अदरवाइज वेज गिरेगी। एक मिनट बेटे, मेरा एक बात मैंने करने दो। बेटे, बेटे 10 बज गए। हैरी कितने, हैरी कितने 10 बज गए। समाओ बेटे। राइट जी। तो ये होने के बाद conclusion should attempt to formulate a judgment regarding the likely net effects on wages and employment। So the final impact will depend on PDPES, the increase in size of wage, how economic agents, firms, and labor react to it, how close substitute the capital was। So we cannot be 100% sure कि क्या wage level और employment पे effect आएगा। बच्चों समझ आ गया या कंफ्यूजन? ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू आवर वो किधर गया, निकाल के तो मैंने रखा हुआ था। या दिस इज इट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर मार्केट इज डन नाउ। अच्छा, अब आज हम इलास्टिसिटी के क्वेश्चन, सॉरी एफिशिएंसी के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम बहुत कर चुके हैं तो मैं यही 2 करा के ज्यादा नहीं कराऊंगा। Explain with an example whether article is correct in saying that neither the producer nor the consumer pays for negative externalities। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को डिफाइन कर दें, और ईमान अमीन इन बच्चों के अलावा कोई डिफाइन करे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को। शाबाश। दे आर, हाँ, very good। These are harmful spillover negative effects on third party which are not directly involved in production or consumption। ठीक हो गया। अब क्या आर्टिकल जो कह रहा है कि भी ना कंज्यूमर पे करता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को ना प्रोड्यूसर, क्या इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक ये बात सही है? बिल्कुल ना। ये प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ना ये प्रोडक्शन कॉस्ट में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ओनली कंसिडर्स प्राइवेट बेनिफिट्स इन प्राइवेट कॉस्ट। दे इग्नोर एक्सटर्नैलिटीज, इसको पे करती हैं थर्ड पार्टीज या गवर्नमेंट। तो बेसिकली द आर्टिकल इज करेक्ट इन सेइंग that consumers and producers do not pay for negative externality unless there is a government intervention। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है लेकिन है बहुत सिंपल। To improve allocative efficiency, economists frequently advise governments to remove existing subsidies to private sector providers of education। With the help of a diagram, evaluate this advice। अब सबसे पहले तो हमारे पास की टर्म है एलोकेटिव एफिशिएंसी, तो उसको हम अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। Allocative efficiency is producing in line with consumer preferences, satisfying most wants। It also refers to uh, criterions of marginal cost being equal to price। यानी लास्ट यूनिट पे ये लिखना है आपने, जितनी एडिशनल कॉस्ट आई थी, स्कार्स रिसोर्सेज लगे थे,
उतनी ही वैल्यू कंज्यूमर्स प्राइस की शक्ल में डाल रहे हैं। MC should be equal to MB if there is no externality, but if there are externalities, then MSC, marginal social cost, should be equal to marginal social benefit. Producer and consumer surplus should be maximized. डायग्राम बनाऊं या बेसिक एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला सबको आता है? आई गेस अब आ गया सबको। अब मेरे बच्चे हम आगे बात करने जाते हैं। उसने कहा जी एजुकेशन की बात। Education falls under the category of a merit good, which are beneficial for consumers, but consumers underestimate their benefits due to lack of information. Also, merit goods have positive externalities of consumption. They not only benefit those who take education or get vaccinated, healthcare, वगैरह, they also benefit third parties as vaccination reduces the incidence of disease for third party, as well as education benefits the future family of the person who's acquiring education, and in a broader scope the whole country's GDP and quality of output may rise if labor is more trained and educated. अब जी सब्सिडी देना चाहिए इसके ऊपर कि नहीं? प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर्स ओनली कंसिडर प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो अब हम डायग्राम बना के मेरिट गुड्स के केस में इनएफिशिएंसी दिखाएंगे। जी मेरे बेटे क्या पूछ रहे थे? अच्छा किसी बच्चे ने ऑन किया था, मुझे लगा कि कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, why don't I go to Kamran's answers and save myself and you guys some time? uh, क्या? अब मुझे रिमाइंड करवा दो जिस जिसने जो आंसर भेजे हुए हैं, ताकि मैं चेक करके आपको बिफोर योर एग्जाम्स करा दूं। अभी फिलहाल P2s और बाद में P4s। राइट जी। तो लेट्स सी वेयर सर कामरान इज आंसर्ड इट। अक्टूबर नवंबर 43 है, तो इससे पिछला होना चाहिए शायद। नहीं, ये क्वेश्चन फर्क था, कहीं और से था। ये था फ्रॉम, नहीं मैं तो कुछ और जगह पहुंच गया हूँ। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओह 970841 मई जून 23। ओके, तो बहुत पीछे करके ये होगा। लेट्स क्विकली गो देयर। मई जून 23, मई जून 23 वेरिएंट 41। इस तरह करके आप आसानी से ढूंढ के आंसर्स पढ़ सकते हैं। गैस पेपर भी इस तरह से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया जी मेरे ख्याल में एजुकेशन वाला। अरे नहीं, ये तो कोई और पेपर है। हैं? हाँ ये लग रहा है जी, ये आ गया जी। कि गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज रिमूव कर दे प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के। कुछ लोग इस हक में हैं, तो इस पे इवैल्यूएट करना है। While companies and organizations run by the state are considered to be the public sector, the private sector is part of the economy. हम थोड़ा सा define करते हैं key terms. It comprises business and enterprise that are controlled by private individuals and groups for the purpose of making a profit. Private individuals and groups are allowed to own non-human resources. अब हमने स्टार्ट किया था एलोकेटिव एफिशिएंसी से, और मार्क्स स्कीम भी एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट है? जब सोसाइटी की टोटल वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड है, कंज्यूमर प्रेफरेंस के मुताबिक चीज़ें बन रही हैं, एमएसबी एमएससी के बराबर है, और अगर एक्सटर्नैलिटीज नहीं है तो एमसीएमबी के बराबर है। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इन्होंने प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस का हवाला नहीं दिया। One of the cases regarding where the market fail is पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अच्छा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने पहले वो बात की। मैंने भी दोनों बातें की थी कि जी इंफॉर्मेशन फेलियर एज वेल एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। These are positive spillover effects which benefit of an economic transaction for the society exceeds the benefit to direct users. Education could be a good example of a product with positive externalities. A person getting educated not only raises his own skills and earning potential, private benefit, but benefits non-users by contributing to tax revenue that can be spent on the welfare of general public. Social benefit of education that combines private plus external benefit is more than just private benefit of education. Therefore, education may be classified as a merit good since its benefits are often underestimated.
अब मेरा बेटा, following diagram shows case of merit goods such as education. Assuming there are no negative externalities, marginal social cost and marginal private cost are assumed to be the same. ठीक है. Uh, However, MPB actual exceeds perceived. लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, डिमांड कम होती है. अगर एक्चुअल बेनिफिट्स का पता हो तो हम ज़्यादा एजुकेशन हेल्थ केयर लें, राइट पे शिफ्ट होगा. सिंपल सा डायग्राम. सबको क्लियर है ये? उन्होंने डेड वेट लॉस भी हाईलाइट कर दिया. ओके. उसके बाद जी, गवर्नमेंट में इंटरवीन टू करेक्ट दिस मार्केट फेलियर. अब इसमें इन्होंने डिमांड कर्व भी शिफ्ट किया हुआ है. यू डू नॉट नीड टू डू इट. आप सिर्फ सप्लाई कर्व शिफ्ट कर दें, दैट इज गुड इनफ. ठीक है. और चलें इस तरह का बनाते हैं. अगर आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस कर ली, दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सेप्टेबल, वेरी गुड. डिमांड कर्व क्यों? बिल्कुल ठीक है. डिमांड कर्व से क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअल बेनिफिट्स परसीव हो रहे हैं, और फिर हम सब्सिडी देंगे एक्सटर्नल बेनिफिट्स के बराबर, तो सोसाइटी का ऑप्टिमल लेवल आ जाता है. क्या अब हमें देनी चाहिए सब्सिडीज कि नहीं? The reduced cost of production prompts firms to raise output and takes it closer to socially desirable output level. However, it is difficult to assign an exact monetary value to positive externalities. External benefit calculate karna, MEB calculate karna, is literally very guesswork based, not easy. Therefore, over or under subsidizing a product may not lead to desired results. Subsidies also required resources, cost आती है, opportunity cost आती है. हम education की जगह healthcare provide कर सकते थे. Another limitation of subsidies is they're often misdirected and benefit those who are not the target of the program. Rich people can afford education. हाँ, can afford education, and giving them subsidized education may put unnecessary burden on taxpayers with relatively lower incomes. Success of subsidies may also depend on PED. अक्सर केस फॉर एजुकेशन इसके लो इलास्टिसिटी होती है, तो सब्सिडीज कामयाब नहीं होती. So subsidies are also criticized as they may lower price of education and may make it more affordable, but for those with extremely low income, still unaffordable. Therefore, government may consider something else, like directly providing education to general public. They make education more accessible to children of less earning families and help ensure that the education provided is at the level that is most desirable for the society. However, direct provision के भी क्या मसले हैं? बहुत पैसे चाहिए, क्वालिटी कम होती है, प्रॉफिट मोटिव ना होने की वजह से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड शायद ना कर सकें. Another strategy of government may employ to tackle the underconsumption of merit goods is positive advertisement awareness campaign. हम कई बार कर चुके हैं. उसका भी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लॉन्ग रन में इफेक्ट है. कई लोग इन कैंपेन्स को इग्नोर कर देते हैं. The policies of government to intervene may be effective in bringing the output closer to the social optimum level, but government may also fail in determining the right size of subsidy and or providing quality education directly to general public. In such cases, even with government intervention, the welfare loss caused by information failure may not be fully prevented. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ऑल राइट. एफिशिएंसी पे. अच्छा, श्योर. श्योर मेरे बेटा. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? हम सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट कंसिडर कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट्स कंजम्पशन में कंसिडर नहीं कर रहे. तो डिमांड क्या है? एम पी बी. अलबत्ता सप्लाई एम एस सी है. हम इग्नोर कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रोडक्शन कॉस्ट. ये इक्विलिब्रियम मार्केट था, ये क्वांटिटी मार्केट थी, ये प्राइस मार्केट थी, जो कि कम थी डिजायर्ड लेवल से. अगर एक्सटर्नल बेनिफिट्स प्राइवेट में ऐड होते, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता. अब ये एमएसबी बन जाता, यानी एमपीबी प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट. अब इक्विलिब्रियम हो जाता ऑप्टिमम, प्राइस हो जाती ऑप्टिमम, और क्वांटिटी भी हो जाती ऑप्टिमम. ये मार्केट फेलियर है यहां तक, ओवर अंडर कंजम्पशन, और ये वाला डेड वेट लॉस है. समझ आ गया मेरे बेटे? अब इसी पे बेशक आप सब्सिडी दे दो कि गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी. अब सप्लाई कर्व
MSC 1 पे आ जाएगा प्लस MEB के बराबर। तो अब जो आपका इक्विलिब्रियम है वो ऑप्टिमम हो जाएगा और क्वांटिटी भी ऑप्टिमम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ बनना था, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे होगा। एनीवेज डजंट मैटर। ठीक है, ये मैं दोबारा आपको बना हुआ दिखाता हूँ। ये आ गया जी। तो ये आपका डायग्राम जो आपने बनाना है, डिमांड सप्लाई करने है, इक्विलिब्रियम नहीं बनाना। जहां पे ओरिजिनल सब्सिडी का है वहां बनाना है आपने। ठीक है, एवरीवन गॉट इट? बेहतर है दो अलग अलग बनाएं, एक मार्केट फेलियर दिखाने का और एक सब्सिडी के इफेक्ट का, फिर तो सेम इवैल्यूएशन हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वी आर डन विद एफिशिएंसी। अच्छा, एक छोटा सा 8 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने, नहीं नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल गुड। इक्वालिटी वर्सेस एफिशिएंसी, ये मुझे बच्चे काफी कहते रहे कि सर ये क्वेश्चन करवाएं। तो होपफुली आज ये कर लेते हैं हम। यूज वन एग्जाम्पल ऑफ अ सप्लाई साइड पॉलिसी एंड वन एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी मिनट, मेरा गला खराब हो रहा है, मैं जरा कुछ मंगवा लूं। बेटे, बेटे गिलास पानी गरम गरम कर। Right, G. So use one example of supply side policy and one example of a fiscal policy to assess how a government might be able to achieve greater equality in distribution of income. बताएं जी, पहले मुझे फिस्कल पॉलिसी बताएं, गवर्नमेंट क्या करे कि इनकम गैप्स कम हो जाए। हैं, क्या कह रहे हैं, जरा ऊंचा बोले। ओके ओके, डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा प्रोग्रेसिव कर दें, यूं कर लो। गवर्नमेंट शुड यूज मोर प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन। अब एक्सप्लेन करें उसको, बोले उसको एक्सप्लेन करें। जिस बच्चे ने बोला था शाबाश, समझाओ, जब हम ज्यादा प्रोग्रेसिव करेंगे। हाँ, बोले बोले, बोले बोले। हाँ, काफी अच्छा बताया इन्होंने कि जी डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, सो इंक्रीजिंग देम would result in higher proportion of income from rich taken in tax and lower proportion of income taken from poor in tax. This would reduce income gaps. अब इसको further add करते हैं, government can also use this tax revenue to provide transfer payments, हाँ, unemployment benefits, poor income schemes, food vouchers वगैरह, उससे भी इनकम इनक्वालिटी मजीद कम हो जाएगी। जी मेरा बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। अनस, आप क्या कहना चाह रहे हो? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज वेरी गुड। तो समझ रहे हैं, दोनों के फायदे बताएं, दोनों के नुकसान बताएं, दोनों के नुकसान बताएं। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस बढ़ाने से डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस आएगा, एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होएगा, बोरोइंग रिक्वायरमेंट, इनएफिशिएंसी आएगी सब्सिडीज की वजह से। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ब्रेन ड्रेन कर सकता है, उसका क्वालिटी अच्छी ना हो। हाँ, लॉन्ग रन में इफेक्ट, सब कुछ करके अब एंड पे कंक्लूजन क्या देंगे जी? बोथ कैन बी यूज साइड बाय साइड टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, अब यूं कर लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, शाबाश जी। हाँ हाँ, rich can avoid paying taxes using legal loopholes, not declaring the income, dividing the assets amongst family members. Poor can't do that, they can't even afford a good lawyer.
तो ज़ाहिर बात है इनकम गैप्स पे शायद फ़र्क ना आए, और दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनकम गैप्स। ठीक है। um, अच्छा, मासिल का मैसेज बाद में देखेंगे। राइट, सी, अब मेरे बच्चों ये तो हो गया। Not tested in any recent past paper, discuss the extent to which a government should prefer equitable distribution of income over efficient allocation of economic resources. It's not a very well designed question, I must say, for a 20 marker, लेकिन हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या सर कामरान ने इसका आंसर दिया है कि नहीं खुद? Has anybody seen his answer? चलें उस पे आते हैं, पहले एक जरा जनरल सा स्केच डिस्कस करते हैं। Equitable distribution of income means lesser income gaps. This is measured via Gini coefficient. Using Lorentz curve, जितना लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर है उतने इनकम गैप ज्यादा है। जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 के पास आना शुरू हो जाएगी, और जितना लॉरेंस कर्व करीब है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के, किसी को ये ना आ रहा हो तो मैं डायग्राम बना सकता हूं आपके लिए, तो उससे इनकम गैप्स कम हो जाएंगे, जीरो के पास वैल्यू आ जाएगी। सबको यहां तक बात क्लियर है? डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपने थ्योरी देनी है थोड़ी सी, समझ रहे हैं? लेकिन मैं जब करने जाऊंगा तो कर दूंगा, बिकॉज देयर इज नॉट मच सब्सटेंस टू द क्वेश्चन ना। सब्सटेंस तो इतना है नहीं, क्वेश्चन में जान ही नहीं इतनी। राइट, अब आते हैं जी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को डिफाइन कर दीजिएगा, अ सिचुएशन वेयर output is produced at the lowest possible cost using least inputs, called productive efficiency. Then output is produced according to consumer preferences, where MSC is equal to MSB, productive allocative efficiency. This leads to Pareto optimality, when no one can be made better off without making someone else worse off. Another form of productive efficiency is dynamic, where firms reinvest into research and development to reduce long run average cost and come up with innovation of products and processes. ये अच्छा सा स्टार्ट करके मैं तो इसमें फिर वो थोड़े से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का कोई एक्स एफिशिएंसी का बना दूंगा या टेक्निकल का, और एलोकेटिव का तो बनाना ही होता है, डिमांड सप्लाई एमएससी एमएसपी वाला जो हम पहले ही कर चुके हैं। अब मेरे बेटे हम दोनों के फायदे नुकसान देखेंगे। अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हासिल करते हैं तो उससे एक इकोनॉमी को क्या फायदा होता है? यस गाइस, कम ऑन, थिंक एंड कम बैक विद आंसर्स। चलें अब कह लें कि जी मोर इक्वल अपॉर्चुनिटीज will result in equal distribution of income, तो this can lead to more motivated workers। ठीक है, मान लेता हूं, और बताएं जी। अभी उल्टा नहीं जाना, अभी उल्टा नहीं जाना, अभी फायदे ढूंढो, अभी फायदे ढूंढो। आई अंडरस्टैंड देयर आर मोर प्रॉब्लम्स हियर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ equitable distribution of income? सिमिलर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, डिवाइड्स खत्म हो जाएंगी, जिससे सोशल अनरेस्ट कम होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का चांस है, जिससे लोगों में क्राइम रेट्स कम होगा, डिप्रेशन सुसाइड्स कम होंगी, सोशल वैल्यूज बेहतर हो जाएंगी, कंट्री का अगर जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी मोर फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगी, नॉट जस्ट टू सम ग्रुप्स। कुछ फॉलो कर रहे हो? हम यहाँ कुछ बेनिफिट्स क्रिएट कर रहे हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के। इससे यूजुअली स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा लगते हैं। जब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, हर कोई ज्यादा कमा रहा है, नेशनल एवरेज इनकम के बराबर करीब करीब कहीं कमा रहे हैं, तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स बहुत लगेंगे, और छोटे छोटे स्टार्टअप्स गवर्नमेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी में काम, इकोनॉमिक ग्रोथ में काम आते हैं, जीडीपी बढ़ता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह आता है। ठीक है, लेकिन क्या होगी? कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री विल बी प्रमोटेड। ठीक है, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि 80% ऑफ जॉब्स यही कॉटेज इंडस्ट्री दे रही होती है, मल्टीनेशनल नहीं देती इतनी जॉब्स। अब जी वाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट गुड? अक्सर ये
नहीं बेटे, वो इक्वल नहीं कह रहा मेरा बेटा, वो इक्वल नहीं कह रहा, वो इक्विटेबल कह रहा। हाँ, गवर्नमेंट को इक्वालिटी लेने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जिससे डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस आएगा, उससे इनएफिशिएंसी होगी। फिर जी, गवर्नमेंट जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह देगी, उसको टैक्स बढ़ाएंगे, उससे अर्नर्स पे बोझ पड़ेगा टू सपोर्ट दी नॉन अर्नर्स। तो एज अ रिजल्ट, अगेन एक डिसइंसेंटिव क्रिएट होगा, पॉवर्टी ट्रैप क्रिएट होगा। जिनको घर बैठे ये हैंडआउट्स मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फूड स्कीम्स, लो इनकम स्कीम्स, तो वो तो घर बैठे रह जाएंगे। तो उससे एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। अच्छा जी। क्यों? Again the same mistake you guys are taking equitable as perfectly equal। नहीं मेरा बेटा, गैप्स होंगे, लेकिन रीजनेबली कम, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात, इक्वल मींस हर कोई $5,000 ईयरली कमा रहा है। इक्विटेबल मींस कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 5 कमा रहा है, लेकिन इतने बड़े इनकम गैप्स नहीं है कि कोई बिलियनर्स हैं और कुछ बहुत कम है। लाइक बहुत ही अपनी स्किल्स के मुताबिक। तो ये इस लिहाज से इनएफिशिएंसी नहीं क्रिएट कर रही, जिसके लिए जो पॉलिसीज हैं वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट छोटे बिजनेस को सब्सिडीज देके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही थी, तो उससे बड़े बिजनेसेस की डायनामिक एफिशिएंसी लूज हो जाएगी। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? कैसे ये दोनों, एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी, एक दूसरे की जिद हैं। अब जी, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम लोअर कॉस्ट करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बढ़ाएंगे, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के मुताबिक। एम सी इज इक्वल टू ए आर पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एम सी इज इक्वल टू ए सी पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। उससे ना सिर्फ प्राइसेस कम होंगी, कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ेगी, सरप्लस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, बल्कि चॉइसेस बढ़ेंगी, सॉवरेंटी बढ़ेगी, फ्री मार्केट के फायदे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होगी, डायनामिक एफिशिएंसी आएगी। राइट? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हम वेस्ट नहीं कर रहे, उनको सही तरीके से यूज कर रहे हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी वेस्ट नहीं कर रहे, बड़े ध्यान से यूज कर रहे हैं। अलबत्ता एफिशिएंसी के रिजल्ट में कई दफ़ा इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं। वही उल्टी बात, इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी जो बुकिश है वो हासिल की नहीं जा सकती, मार्केट फेलियर्स आ जाते हैं, मेरिट डीमेरिट गुड्स, मोनोपलीज, एक्सप्लॉयटेशन आ जाती हैं। ये चीज़ें हमने सारा करके, अब क्या गवर्नमेंट को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करनी चाहिए या एफिशिएंट एलोकेशन? Economic theory says efficient allocation of economic resources is the main be all and end all for every economic resource allocation. Equitable distribution can only be justified on moral and humanitarian grounds, not according to economic grounds। ये आपका कंक्लूजन होगा। बच्चों समझ आ गया? आई नो इट्स अ वे ऑफ किस्म का क्वेश्चन, एंड आई डोंट नो व्हाई ही गेव इट। अल्लाह करे ना ही आए, लेकिन आप लोग में खल कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा, और यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चों? ऑलराइट, लेट्स गो टू मार्केट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मेरा फेवरेट नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आई जस्ट टच दीज आंसर्स, शो यू द आंसर्स, एंड दैट्स इट। सम फर्म्स इन ओलिगो, अच्छा पहले छोटे कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, द आर्टिकल सेज दैट मोनोपलीज आर टॉलरेटेड because they're efficient। Assess with the help of a diagram whether economic theory supports the idea that monopolies are efficient। दो की टर्म्स, efficiency एंड monopolies, दोनों को डिफाइन कर देंगे। अब आप कई बार कर चुके हो, कोई जरूरत नहीं है मुझे मजीद बताने की। अब मेरा बेटा, इसका डायग्राम भी हम कई दफा कर चुके हैं, बट आई नो किड्स स्ट्रगल विद दिस डायग्राम, तो व्हाई नॉट, लेट्स गो देयर एंड ड्रॉ इट। जी, अब आप प्राइस कॉस्ट बेनिफिट क्वांटिटी डिमांड कर्व, उसको लिखोगे एम
अरे ठहरो ठहरो, मोनोपोली का कर रहे हैं, मोनोपोली का कर रहे हैं, हाँ ठीक है। हम कंजम्पशन के बेनिफिट्स नहीं देख रहे, तो डिमांड इज एमएसबी, सप्लाई अलबत्ता इज एमपीसी, क्योंकि मार्केट मोनोपलीज वगैरह। वो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा डायग्राम, इसलिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक सेकंड, अब मैं गलत कर गया, मैं बिल्कुल ही और कुछ सोच रहा था, कुछ दिमाग में चीज आई थी। डिमांड कर्व लगाएं, उसको ए आर लिखें, सॉरी, फिर एम आर लगाएं। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट दिखा दें ताकि आपको बहुत ज्यादा लाइनें वगैरह ना लगानी पड़े। ए सी, अब जी हमने एम सी लगाया लोएस्ट पॉइंट पे, ये ऑप्टिमम पॉइंट, लेकिन मोनोपली इक्विलिब्रियम लेगी एम सी एम आर का, क्वांटिटी मोनोपली, और जब हम डिमांड कर्व तक जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, उसके बावजूद भी इनएफिशिएंट है। क्यों? एम सी लोएस्ट पॉइंट है, ऑप्टिमम हम ए पॉइंट पे हैं एवरेज कॉस्ट के, तो एम सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डज नॉट एग्जिस्ट। फिर जी हमारा एम सी कितना है, क्यू एम टू ई एम, और प्राइस है 0 टू पी एम, तो एम सी प्राइस के बराबर भी नहीं है, एलोकेटिव एफिशिएंसी भी नहीं है। अब अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, एमसी सप्लाई कर्व होता, सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू आउटपुट बनती क्यूसी और प्राइस बनती पीसी, प्राइस भी कम होती, आउटपुट भी ज्यादा बनती, कम आउटपुट बनने से डेड वेट लॉस हो रहा है इलाका एक्स वाई। समझ आ गया मेरा बेटा? अब इकोनॉमिक थ्योरी क्या कह रही है, प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट है, एलोकेटिवली भी, और डेड वेट लॉस भी कर रही है, तो नो वेज मोनोपोली आर एफिशिएंट। समझ आ गया? सिर्फ आप डायनामिक एफिशिएंसी का हवाला दे सकते हैं कि भाई अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो जो है बढ़ जाती है, चॉइस बढ़ जाती है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होती है। जी मेरे बेटे, सबको डायग्राम समझ आ गया था, या एक बार फिर दिखा दूं? आई डोंट हैव इनफ टाइम अनफॉर्चुनेटली कि ये इतना लंबा क्वेश्चन आपको करवा सकूं, तो कल इनको हम टच करेंगे। हाँ, 2 मिनट रह गए ना, तो देयर इज नॉट इनफ टाइम, लेट अस हैंग अप। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम।